पिछली वीडियो में हमने आपको सिविल सर्विसेज की कुछ ज़रूरी बातों में 3 चीज़ें बताई थी। पहली अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा ग्रुप ए सेवाएं, तीसरा ग्रुप बी सेवाएं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अखिल भारतीय सेवाएं। गाइज, अखिल भारतीय सेवाएं में सबसे पहले आता IAS। गाइज, भारतीय प्रशासनिक सेवा भारत की 150 सालों से पुरानी सेवा है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। सन 1950 से पहले तक यह सेवा IAS इंडियन सिविल सर्विस ICS के नाम से जानी जाती थी। अंग्रेजों के ज़माने में शुरू में केवल अंग्रेजों को ही इस सेवा में आने की अनुमति थी, क्योंकि यह सेवा ब्रिटिश सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी और विदेशी सत्ता भारतीयों पर विश्वास नहीं कर पाती थी। किंतु बाद में धीरे धीरे भारतीय भी इंडियन सिविल सर्विस में आने लगे। अंग्रेजों के दौर में इस सेवा के अधिकारी प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर होते थे और इन्हें बहुत अधिक अधिकार प्राप्त थे। सही मायने में ये ही रूलर थे और ब्रिटिश सरकार इन्हीं के दम पर भारत पर राज कर रही थी। इन्हें एक प्रकार से जिले का राजा माना जाता था। इन्हें सत्ता का स्टील फ्रेम कहा जाता था। आज़ादी के बाद सन 1950 में इस सेवा का नाम हालांकि बदल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा जरूर कर दिया गया, लेकिन उसके अधिकार, दायित्व, सुविधाएं और विशेषाधिकार लगभग पहले जैसे ही रहे। लेकिन देश में जैसे जैसे लोकतंत्र फैलता गया, प्रशासन का विकेंद्रीकरण होता गया और पंचायती राज व्यवस्था की जड़ें गहरी होती गईं, वैसे इस सर्विस की चमक फीकी पड़ने लगी। अब इसकी स्थिति राजा और रूलर की स्थिति न रहकर एक समन्वयक और प्रशासक की स्थिति हो गई, जो लोकतांत्रिक दृष्टि से सही भी है। फिर भी हाथी मरे तो भी 1.25 लाख का यह सर्विस अभी भी अपने उपनिवेश कालीन चमक को लिए हुए है। लोग इसे अभी भी उसी रूप में याद करते हैं। फिर भी आज भी यदि हर युवा IAS बनने के सपने देखता है तो इसके पीछे कुछ ज़मीनी सच्चाई भी है। बेहतर होगा कि इन सच्चाइयों पर एक नज़र डाल ली जाए। गाइज, पहला, IAS अधिकारी सामान्यज्ञ जर्नलिस्ट कहे जाते हैं, विशेषज्ञ नहीं। यदि हम उन्हें विशेषज्ञ कहना ही चाहें तो उन्हें प्रशासन का विशेषज्ञ कह सकते हैं। हर विभाग को प्रशासन की आवश्यकता होती है, इसलिए इस सेवा के अधिकारी प्रशासन के सभी विभागों में भेजे जाते हैं और वह भी सेवा के अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर, यानी कि इस सेवा के अधिकारी हर मंत्रालय और हर विभाग को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय राजस्व सेवा को ले लीजिए। इसके अधिकारी अपने अपने विभागों के प्रमुख रहेंगे, लेकिन मंत्रालय में सचिव, अपर सचिव तथा संयुक्त सचिव के अधिकारी अधिकांश पदों पर IAS के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार वे राजस्व सेवा को नियंत्रित करते हैं। राज्य सरकार के तो जितने भी महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनके अधिकांशतः IAS अधिकारी ही होते हैं। सेकंड की बात करें तो इन अधिकारियों को कार्य करने का व्यापक अनुभव मिलता है। पुलिस सेवा, विदेश सेवा, लेखा तथा अन्य किसी भी सेवा के अधिकारी विशेषज्ञ होने के नाते अपने अपने क्षेत्रों के अच्छे जानकार होते हैं, इसलिए वे अधिकतर अपने ही विभागों के विभिन्न पदों पर काम करते रहते हैं। कार्यों में परिवर्तन का थोड़ा सा मौका उन्हें तब मिलता है जब वे केंद्र सरकार किसी मंत्रालय में डेपुटेशन पर जाते हैं, लेकिन IAS की कार्य सीमा इनकी तुलना में बहुत व्यापक होती है। थर्ड, नौकरशाही के रूप में IAS ही सही मायने में नीतियों के निर्माता होते हैं। नीतियों के निर्माण में इनकी सीधी भागीदारी होती है। एंड नेक्स्ट, इनके पास ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक के प्रशासन का सीधा अनुभव होता है। करियर के शुरुआती 8-10 साल तक ये अधिकारी ग्राम, तहसील तथा जिला स्तर पर सीधे सीधे लोगों के विकास और समस्याओं से जुड़े रहते हैं। यद्यपि यह नियुक्ति थोड़ी कठिन नियुक्ति जरूर है मानी जाती है, किंतु बहुत रोमांचक तथा अनुभवकारी होती है। नेक्स्ट, प्रशासन के सही अधिकारी इन्हीं अधिकारियों के पास होते हैं। जो अधिकार होता है प्रशासन के सही अधिकार इन्हीं अधिकारियों के पास होते हैं, इसको जान लो आप। नेक्स्ट, इस सर्विस का कैडर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। फलस्वरूप इसमें आने के बाद प्रमोशन आदि की स्थितियाँ एकदम सुनिश्चित हो जाती हैं। जितने ज़रूरी और जितने ऊंचे स्तर तक के प्रमोशन इस सेवा में मिलते हैं, उतने शायद ही किसी अन्य सेवा में मिलते हों। नेक्स्ट,
चूँकि इन अधिकारियों के हाथ में कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, इसलिए समाज में इनका सबसे अधिक सम्मान होता है। नेक्स्ट, जहाँ तक जीवन की बुनियादी सुविधाओं का सवाल है, मकान, गाड़ी आदि ये सब सर्विस में आते ही मिल जाती है और रिटायरमेंट तक मिली रहती है। ओके यदि कोई सचमुच में नौकरी में रहकर कुछ बड़ा काम और वह भी अपनी मनपसंद का काम करना चाहता है तो वह इस सेवा में रहकर संभव है। अन्य सेवाओं में इसकी संभावना कम होती है। एंड नेक्स्ट, चूँकि यह अब तक की सबसे पुरानी एवं व्यवस्थित सेवा है, इसलिए इसका सदस्य बनते ही आपको नौकरशाही का एक व्यापक नेटवर्क मिल जाता है। देश में लगभग 6000 IAS अधिकारी हैं, जिनमें से एक आप हो जाते हैं। देश का ऐसा कोई भाग नहीं होता जो किसी न किसी IAS अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ना आता हो। आप मान सकते हैं कि आप अपने उस सेवा मित्र के माध्यम से वहां तक पहुँचे हुए हैं, ये बात जान लो आप। नेक्स्ट, अंतिम बात यह है कि रोज़मर्रा के जीवन की बहुत सी व्यवहारिक दिक्कतें आपकी इसलिए ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि आप एक IAS अधिकारी हैं। लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको प्राथमिकता देते हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि आपकी गरिमा को ठेस पहुंचने न पाए। ये इस सेवा की कुछ सच्चाइयाँ हैं। इसलिए यदि कोई युवा अपनी प्रथम वरीयता में IAS को रखता है तो गलत नहीं करता। यह केवल सुख सुविधाओं और अधिकारों से ही जुड़ी बात नहीं है, बल्कि अन्य बहुत सी बातों से भी इसका जुड़ाव है। तो यह तो हुआ IAS का उजला पक्ष। लेकिन मित्रों, जैसा कि कहा जाता है कि नो लंच इज फ्री, या कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, अर्थात इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। और यदि आपको एक सर्विस जिसे हम सभी IAS के नाम से जानते हैं इतना सब कुछ देती है तो आपको बहुत कुछ लेती भी है। आपको इसकी कुछ कीमतें भी चुकानी पड़ती हैं। क्या बेहतर नहीं होगा कि थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लिया जाए? हाँ, ज़रूर जानेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। पहला पॉइंट है, यदि आप बहुत ही शांति का और व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं, यानी कि सुबह 10 बजे ऑफिस जाना और शाम 6 बजे घर लौटाना चाहते हैं, तो IAS की नौकरी आपके लिए नहीं है। शुरू में जब आपकी पोस्टिंग जिला स्तर पर होती है तब आपके ऊपर लोगों के विकास की ही नहीं बल्कि कभी कभी कुछ जीवन तक की जिम्मेदारी आ जाती है। इसे आप ऑफिस टाइम के सिद्धांत से निपटा नहीं सकते। वैसे भी नियमानुसार हर सिविल सर्वेंट 24 घंटे काम पर होता है ये तो आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट, यदि आप अपाधापी से घबराते हैं तो यह नौकरी आपके लिए नहीं है। जहाँ भी जनता होगी, जनता की परेशानियाँ होंगी, वहाँ जीवन की आपाधापी से आपको जूझना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि आपको नेताओं से चिढ़ है तो फिर से ये एक बार यह नौकरी आपके काम की नहीं है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता जनता के प्रतिनिधि होते हैं और आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सरकार के प्रतिनिधि हैं। ओके। नेक्स्ट, यदि आप बहुत चूजी हैं तो आपको भी यह मुश्किल होगी। पहली और सबसे बड़ी मुश्किल तो कैडर को लेकर ही होगा। सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत 2 सेवाएं ऐसी हैं जिन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। तीसरी ऑल इंडिया सर्विस होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसके लिए UPSC अलग से परीक्षा लेती है। ओके। एंड नेक्स्ट, यदि आप एक ही जगह पर टिक कर नौकरी करने के पक्ष में हैं तो एक बार फिर से यह नौकरी आपको निराश करेगी। मानकर चलना चाहिए कि शुरू के 8-10 साल तो आपको पूरे राज्य में न जाने कहां कहां जाना पड़ेगा। इसके बाद ही थोड़ी सी यह स्थिति आ पाएगी कि आप राज्य की राजधानी में कुछ समय के लिए टिक सकेंगे, पर वहां भी थोड़े थोड़े समय बाद आपके विभाग बदलते रहेंगे। ऐसा किसी नियम के तहत नहीं, बल्कि एक परंपरा तथा प्रशासनिक सुविधा के तहत होता है। नेक्स्ट, यदि आपको बहुत अच्छा पैकेज चाहिए तो यह सर्विस आपको वह नहीं दे पाएगी, और शुरुआत में ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं दे पाएगी। हाँ, यह ज़रूर है कि किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी और आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। विलासितापूर्ण जीवन के खर्चों का बोझ उठाने की ताकत इस सर्विस के पास नहीं है गाइज। IAS के दोनों पक्षों मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने लिए क्या निर्णय लेते हैं। यहाँ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी निर्णय लें बहुत सोच समझ कर लें और स्वयं के आधार पर लें, किसी अन्य के आधार पर नहीं। हाँ, उनसे राय ज़रूर ले सकते हैं। ओके,
उनसे राय ज़रूर आप ले सकते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर ना चलें जो आपको समझ में कि हाँ मेरे लिए ये सूटेबल है, मैं इस अकॉर्डिंग बना हूँ, उसको आप यूज करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।